प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत से संबंधित नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत। अर्थात अभी हम आपको लोक प्रशासन में जो संगठन के सिद्धांत है वही समझा रहे हैं और आज हम संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत लेंगे। स्पान ऑफ कंट्रोल, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया, स्पान ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत। क्या? संगठन के सिद्धांत में नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत की चर्चा आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं। लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को इस सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पद सोपान का सिद्धांत और नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। भाई, जहां कहीं भी किसी भी संगठन में पद सोपान होगा, पद सोपान का क्रम होगा, पदों का एक क्रम होगा। पद सोपान क्या है इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिस संगठन में पद सोपान होगा वहीं पर नियंत्रण की सीमा की समस्या रहती है कि एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। एक उच्च अधिकारी जितने कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है वह ही नियंत्रण की सीमा कहलाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कार्य करने की क्षमता होती है, सीमा होती है, उसके ध्यान का एक, हम ये कहेंगे कि उसके ध्यान की एक सीमा होती है। उसके ध्यान का जो विस्तार क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है, इसे ही नियंत्रण की सीमा कहा जाता है। जैसा कि मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण की सीमा, फिर से कह रहा हूं, नियंत्रण की सीमा पद सोपान वाले संगठनों के अंतर्गत पाई जाती है। मतलब जिस भी संगठन में पद सोपान होगा वहां पद सोपान के स्तर हो गए। पद सोपान के स्तर वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा से निर्धारित होते हैं कि एक मस्तिष्क कितने मस्तिष्कों को नियंत्रित कर सकता है। इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए। कोई कहता है कि एक उच्च अधिकारी 3 कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है, कोई कहता है 5 को, कोई कहता है 6 को, कोई कहता है 8 को, कोई कहता है 20 को। और सामान्य से रूप में जब सभी विद्वानों की सहमति की बात आती है तो यहाँ पर यह माना जाता है कि वास्तविक रूप में एक उच्च अधिकारी या एक मस्तिष्क ज्यादा से ज्यादा 5 कर्मचारियों को नियंत्रण में रख सकता है। इसलिए जो श्रेष्ठ स्पान ऑफ कंट्रोल माना जाता है, जो श्रेष्ठ नियंत्रण की सीमा मानी जाती है, वह 5 ही मानी जाती है। इसलिए मैंने यहाँ नोट भी किया है, स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है तो पद सोपान इस प्रकार होगा। तो यहाँ आप ये मान के चलेंगे कि किसी भी संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में हम देखें तो स्पान ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा 5 होनी चाहिए कि वास्तव में उचित रूप में, श्रेष्ठ रूप में एक उच्च अधिकारी या एक मस्तिष्क 5 कर्मचारियों को ही नियंत्रित कर सकता है। 5 से ज्यादा यदि कर्मचारी उसके अधीन होंगे तो उनको ठीक से वह नियंत्रित नहीं कर सकता। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको नियंत्रण की सीमा अर्थात स्पान ऑफ कंट्रोल को ठीक से समझाऊं उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में आपका परम दायित्व है कि जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है वो अपने सहपाठियों को, मित्रों को भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का भला या हित हो सके। यस, ध्यान दें, नियंत्रण की सीमा में आज हम 3 बातें ले रहे हैं। नियंत्रण की सीमा का अर्थ, नियंत्रण की सीमा का महत्व और नियंत्रण की क्या सीमा होनी चाहिए कि एक उच्च अधिकारी के अधीन कितने कर्मचारी हो, इसकी क्या संख्या होनी चाहिए। इन 3 बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और बिल्कुल मैं इस रूप में समझाऊंगा जैसे कि आप गिनती सीख रहे हो, अल्फाबेट सीख रहे हो, आपको किसी भी रूप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, यहाँ एक डायग्राम तो मैंने ये बनाया है, दूसरा डायग्राम ये बनाया है। इन दोनों से आप किसी भी संगठन के अंतर्गत नियंत्रण की सीमा किसे कहा जाता है, इसका क्या महत्व है और नियंत्रण की सीमा की क्या संख्या होनी चाहिए, मतलब एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है, इसकी
क्या संख्या होनी चाहिए, इन 3 बातों पर मैं चर्चा करूंगा। इसका मतलब आज के जो लेक्चर है उसमें 3 पार्ट हो गए। पार्ट नंबर 1 नियंत्रण की सीमा का अर्थ, पार्ट नंबर 2 नियंत्रण के क्षेत्र का महत्व, पार्ट नंबर 3 नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए, मतलब एक उच्च अधिकारी के अधीन कितने कर्मचारी होने चाहिए। देखिएगा मैं पद सोपान आपको समझा चुका हूं। अब एक प्रकार से ये पद का सोपान ही है, पद सोपान ही है। अब इस पद सोपान के अंतर्गत वास्तव में जो स्तर होते हैं वो स्तर नियंत्रण की सीमा से निर्धारित होते हैं। तो डेफिनेटली पद सोपान और नियंत्रण की सीमा ये दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए यदि आप ठीक से पद सोपान को समझना चाहते हैं तो नियंत्रण की सीमा को समझना पड़ेगा, और नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत को समझना है पद सोपान के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। पद सोपान का सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। अब ध्यान दें, मैंने यहां लिखा है संगठन नियंत्रण की सीमा। मतलब देखो भाई, कोई भी संगठन हो, चाहे मैं कहूं आपको निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, जिस संगठन में पद सोपान होता है, मतलब पदों का एक क्रम होता है। जैसा अब ये पद सोपान, ये सबसे नीचे कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल है, उसके बाद में असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, फिर इंस्पेक्टर है, फिर डीएसपी है, फिर एसपी है। ये जिला स्तर का संगठन हो गया। अगर राज्य स्तर का लेंगे तो इससे ऊपर बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा इसके बाद में डीआईजी आएगा, फिर आईजी आएगा, फिर डीजी आएगा, वो पूरे राज्य की बात हो जाती। लेकिन ये जिला स्तर का उदाहरण लिया है मैंने, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जांपल लिया है, तो इसी के आधार पर आप समझेंगे। तो ये वास्तविक रूप में पदों का सोपान होगा। भाई सबसे ऊपर कौन होता है? एसपी, उसके बाद में डीएसपी, फिर इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, और उसके बाद में कांस्टेबल मतलब सिपाही, मुख्य सिपाही। ठीक है, तो यहाँ पद सोपान का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में यहाँ ये जो आदेश दिए जाते हैं वो एसपी डीएसपी को देगा, डीएसपी इंस्पेक्टर को देगा। अगर कांस्टेबल को कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट एसपी से नहीं बताएगा, बल्कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से बताएगा। मतलब यहाँ वास्तविक रूप पदों का एक क्रम होता है। ये एक प्रकार से पद सोपान का मतलब होता है कि यहाँ पदे सीढ़ी नुमा रूप में होते हैं। जैसे एसपी है तो इन सीढ़ियों को लांघकर सीधा कांस्टेबल को आदेश नहीं देगा, बल्कि एसपी डीएसपी को देगा। इधर नीचे से चलते हैं तो कांस्टेबल अपनी कोई भी समस्या है तो एसपी से डायरेक्ट नहीं कहेगा, बल्कि हेड कांस्टेबल से कहेगा। मतलब जो ये सीढ़ियां होती है इनको ना तो ऊपर से नीचे आते हैं तो लांघा जा सकता है, ना नीचे से ऊपर जाते हैं तो भी इसको लांघा नहीं जा सकता है। मतलब जब हम छत पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं या उतरते हैं, तो हम सीढ़ियों पर ही 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर सीढ़ियों को लांघने का प्रयास करते तो गिरने का डर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि एसपी डायरेक्ट असिस्टेंट इंस्पेक्टर को आदेश दे रहा है तो बीच में ये दो का क्या हो रहा है? अति व्यापन हो रहा है, और पद सोपान में अति व्यापन नहीं होता है। मतलब बीच में किसी भी क्रम को छोड़ा नहीं जाएगा। और जब पद सोपान जिस संगठन में पाया जाता है तो उसमें नियंत्रण की सीमा होती है कि एक अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। अब इधर आइएगा, नियंत्रण की सीमा, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये समझे, मैंने सामान्य रूप में आपको बता दिया, लेकिन फिर भी नोट किया है कि एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, नोट करना है ये, उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है। मतलब एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारी के कार्य का नियंत्रण कर सकता है, यही नियंत्रण की सीमा है। मतलब एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों से कार्य करवा सकता है, कितने कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है। जैसे यहाँ स्पान ऑफ कंट्रोल 5 माना गया है, तो 1000 कांस्टेबल के ऊपर 200 क्या चाहिए? हेड कांस्टेबल। 200 हेड कांस्टेबल के ऊपर कितने असिस्टेंट इंस्पेक्टर चाहिए? 40। और 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर पर कितने इंस्पेक्टर चाहिए? 8। क्योंकि 5 यहाँ नियंत्रण की सीमा 5 मानी गई है कि एक उच्च अधिकारी 5 कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है, तो 5 का ही औसत आ रहा है। उसके बाद में 8 इंस्पेक्टर के ऊपर 2 डीएसपी होंगे और 2 डीएसपी के ऊपर 1 एसपी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पान ऑफ कंट्रोल नियंत्रण की सीमा 5 मानी गई है कि एक उच्च अधिकारी 5 व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है, यह ही नियंत्रण की सीमा कहलाता है। फिर मैंने लिखा है सोपानों की संख्या इसी से निर्धारित होती है। मतलब जो संगठन में पद सोपान होता है, अब ये जैसे संगठन में पद सोपान होगा ना, सोपानों की संख्या इसी से निर्धारित होती है कि वास्तविक रूप में किसी भी संगठन के अंतर्गत कितने सोपान, कितने स्तर, कितनी सीढ़ियां होंगी,
वो नियंत्रण की सीमा से निर्धारित होता है कि नियंत्रण की सीमा 5 मानी गई है, 6 मानी गई है, 8 मानी गई है, 20 मानी गई है। वास्तविक रूप में सोपानों की संख्या नियंत्रण की सीमा से निर्धारित होती है। जैसे आप यहाँ देखिएगा, ये सोपानों के क्रम हो गए। अब ये सोपानों के जो क्रम है वो किससे निर्धारित हुए हैं? स्पान ऑफ कंट्रोल 5 माना गया है कि एक उच्च अधिकारी 5 कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। इसी से ये जो सोपानों के स्तर हैं वो निर्धारित हुए हैं। तो नोट कीजिएगा, सोपान मतलब पद सोपान, पद सोपानों का क्रम, पदों का क्रम, पदों के स्तर। सोपानों की संख्या इसी से निर्धारित होते हैं, किससे? नियंत्रण की सीमा से। ये आपके सामने है ये, ठीक है। आप चलिए इसका पार्ट नंबर 1 लेते हैं, अर्थ, जैसा कि मैंने यहाँ नोट कर दिया है। ध्यान दें, यह अवधारणा वी ग्रेक्यूनस के ध्यान के विस्तार क्षेत्र के सिद्धांत से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण बात एग्जाम पूछ ली जाती है। मतलब जो नियंत्रण की सीमा की अवधारणा है वह एक विद्वान है वी ग्रेक्यूनस, इन्होंने ध्यान के विस्तार क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। तो ये नियंत्रण की जो सीमा का सिद्धांत है वो ग्रेक्यूनस के ध्यान के विस्तार क्षेत्र के सिद्धांत से संबंधित है। अर्थात एक मस्तिष्क कितने मस्तिष्कों को ध्यान में रख सकता है? क्या कहा है मैंने? एक मस्तिष्क का जो ध्यान का क्षेत्र है वह कितना होता है, कितने मस्तिष्कों का वह ध्यान रख सकता है। यहाँ इन्होंने ये बात कही थी और इसी बात को नियंत्रण की सीमा में ले लिया कि एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों का नियंत्रण कर सकता है। यस। अब अर्थ की बात आती है तो सीधे से रूप में मैंने यहाँ पर यह अर्थ नोट कर दिया है, बाकी डेफिनेशन परिभाषा मैंने नीचे नोट की है। अगली बात आ रही है, मानवीय क्षमता की भी सीमाएं होती हैं। इसका क्या मतलब है कि वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत है, उसका जो मूल सार है वो ये है कि मानवीय क्षमता की भी सीमा होती है। मतलब मानव मस्तिष्क की, मानव ज्ञान की अपनी एक सीमा होती है। अर्थात मानव की अपनी एक क्षमता होती है, उस क्षमता से ज्यादा यदि कर्मचारी इसके अधीन कर दिए जाएंगे तो वह उनको नियंत्रित नहीं रख सकता। इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी संख्या अलग अलग बताई है। बाकी जो आदर्श संख्या है वह 5 मानी जाती है कि एक उच्च अधिकारी 5 कर्मचारियों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। अगर 5 से अधिक, जैसे मान लीजिएगा एक उच्च अधिकारी के अधीन 100 कर्मचारी दे दिए गए तो वह ठीक से उनको नियंत्रित नहीं कर पाएगा और संगठन में कार्य सुचारू रूप में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नियंत्रण की सीमा या स्पान ऑफ कंट्रोल जो आदर्श है वो 5 की संख्या है। कितनी संख्या है? 5। मतलब नियंत्रण की सीमा के अंतर्गत जो आदर्श संख्या है वो 5 मानी जाती है। हालांकि विद्वानों ने अलग अलग संख्या बताई है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है भाई। अब इसमें जो ये नियंत्रण की सीमा, इसकी एक विद्वान ने परिभाषा भी दी है, प्रोफेसर जियाउद्दीन खान ने। क्या परिभाषा दी है नियंत्रण की सीमा की? कि नियंत्रण की सीमा उन मातहतों का मतलब होता है उच्च अधिकारी के अधीन जो कर्मचारी होते हैं, उन मातहतों की या कार्य की इकाइयों की संख्या है जिनका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है। यस, आपके सामने है ये डायग्राम मैंने बना रखा है। क्या? कि नियंत्रण की सीमा उन मातहतों या कर्मचारियों की या कार्य की इकाइयों की संख्या, कार्य की इकाइयां होंगी, कार्य की इकाइयों की संख्या जिनका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है। मतलब वास्तव में एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रख करके कार्य करवा सकता है, यही नियंत्रण की सीमा कहलाता है। तो ये परिभाषा आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में नियंत्रण की सीमा क्या है ये ठीक से समझ में आ गया है। अब नियंत्रण की सीमा का जो सिद्धांत, इसका महत्व क्या है, नियंत्रण के क्षेत्र का महत्व। ध्यान दें, नियंत्रण के क्षेत्र का या नियंत्रण की सीमा का महत्व मतलब वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसका महत्व क्या है, नियंत्रण की सीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व ध्यान दें। देखो, सबसे पहले तो यह है कि यह समस्या सोपान क्रम वाले संगठनों में पाई जाती है। अर्थात वास्तव में नियंत्रण की सीमा की जो समस्या है वह पद सोपान वाले संगठनों के अंतर्गत ही पाई जाती है, जिनमें पदों का सोपान नहीं होता है, पदों का क्रम नहीं होता है, वहां पर नियंत्रण की सीमा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपके सामने ये पद सोपान ही है। ठीक है भाई, ये समस्या सोपान क्रम वाले संगठनों में पाई जाती है। पद सोपान मैंने आपको पीछे काफी अच्छे तरीके से समझा दिया है, सभी वीडियो अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं। फिर आगे मैंने लिखा है पद सोपान एवं नियंत्रण के क्षेत्र में निकट का संबंध है। देखो, पद सोपान एवं नियंत्रण के क्षेत्र में निकट का संबंध है मतलब वास्तविक रूप में यदि संगठन में पद सोपान है, अब ये पद सोपान ही है,
ये विभिन्न स्तर हो गए। यदि संगठन में पद सोपान है, जैसे ये जिला स्तर पर हमें कहेंगे जिला स्तर पर पुलिस का संगठन हो गया। अब जिला स्तर पर पुलिस का संगठन है तो पद सोपान है, इसमें पदों का विभिन्न क्रम है, जैसे एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, ये पद सोपान होगा, पदों का क्रम होगा। अब जिस संगठन में पद सोपान होता है, पदों का क्रम होता है, पदों के स्तर होते हैं, तो डेफिनेटली वहां नियंत्रण की सीमा भी होगी, क्योंकि एक उच्च अधिकारी ज्यादा से ज्यादा 5, 6 या 8 कर्मचारियों को ही नियंत्रित कर सकता है। वैसे आदर्श संख्या फिर कह रहा हूं 5 ही मानी जाती है कि एक उच्च अधिकारी 5 कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। तो डेफिनेटली पद सोपान एवं नियंत्रण के क्षेत्र में निकट का संबंध है। मतलब पद सोपान का सिद्धांत और नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर संगठन पद सोपान है तो नियंत्रण की सीमा भी होगी ही होगी, और ये नियंत्रण की सीमा है तो वहां पर पद सोपान पाया ही जाएगा। यस, फिर आगे लिखा है मैंने, संगठन की गुणवत्ता उसके कारगर नियंत्रण और निरीक्षण पर निर्भर करती है। भाई चाहे कोई भी संगठन हो, निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, संगठन की गुणवत्ता उसके कारगर नियंत्रण और निरीक्षण पर निर्भर करती है। मतलब कोई भी संगठन हो, उस संगठन के अंतर्गत यदि अच्छे से नियंत्रण और निरीक्षण किया जा रहा है तो डेफिनेटली उस संगठन में गुणवत्ता पाई जाएगी, उस संगठन में कार्य सुचारू रूप में किया जाएगा, अर्थात उस संगठन की जो कार्य प्रणाली होगी वो श्रेष्ठ होगी। क्यों? क्योंकि सभी कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण और निरीक्षण कारगर ढंग से अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, इसलिए संगठन में कार्य भी श्रेष्ठ तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ जो मूल बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि भाई कोई भी संगठन हो, उस संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में यदि नियंत्रण की सीमा ठीक तरीके से निश्चित की गई है तो उस संगठन में कार्य भी सुचारू रूप में होगा। अब मान लीजिएगा एक उच्च अधिकारी के अधीन 100 कर्मचारी दे दिए गए तो भाई वो उनका नियंत्रण नहीं रख सकता। अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी आदर्श संख्या 5 है, अधिकतम 6, 7, 8 तक हो सकती है। बाकी इससे ज्यादा यदि एक उच्च अधिकारी के अधीन कर्मचारी दिए जा रहे हैं तो वह उनको ठीक से नियंत्रित नहीं रख सकता, और जब उनको ठीक से नियंत्रित नहीं रख सकता है, उनका निरीक्षण नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि संगठन में कार्य सुचारू रूप में नहीं होगा और ना ही उस संगठन में गुणवत्ता पाई जाएगी। क्लियर? इसके बाद में तीसरा पार्ट ले रहे, नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए। मतलब किसी भी संगठन के अंतर्गत एक उच्च अधिकारी के द्वारा कितने कर्मचारियों को नियंत्रित रखा जाना चाहिए, इसकी एक आदर्श संख्या क्या होनी चाहिए, केवल इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। अब ध्यान दें, संगठन में नियंत्रण की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है, अर्थात कोई भी संगठन क्यों ना हो उसके अंतर्गत निश्चित रूप में एक उच्च अधिकारी के अधीन कर्मचारी होते हैं, और एक उच्च अधिकारी के अधीन कर्मचारी होते हैं तो निश्चित रूप में वहां पर जो नियंत्रण है उसकी आवश्यकता पड़ती है कि एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित रखेगा। मतलब नियंत्रण की सीमा संगठन में अपने आप में स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में स्पष्ट है, इसकी आवश्यकता होगी। अगर संगठन में गुणवत्ता लानी है तो फिर नियंत्रण की सीमा निर्धारित करनी होगी कि एक उच्च अधिकारी के अधीन कितने कर्मचारी होने चाहिए। यस, दूसरी बात, मानवीय ध्यान क्षेत्र सीमित होता है। अब अगली बात क्या आ रही है कि भाई नियंत्रण की सीमा की संगठन में आवश्यकता इसलिए होती है कि वास्तविक रूप में मनुष्य के ध्यान का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, अर्थात मानवीय ध्यान क्षेत्र सीमित होता है। कोई भी व्यक्ति हो वह वास्तविक रूप में कुछ सीमा तक ही कर्मचारियों का ध्यान रख सकता है, उस सीमा से ज्यादा यदि कर्मचारी हैं तो उनको वह नियंत्रित नहीं रख सकता, उनका निरीक्षण नहीं कर सकता, इसलिए भी नियंत्रण की सीमा की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या बताई, जैसे फेयोल है, कौन है? फेयोल है। फेयोल कह रहे हैं कि वास्तव में संगठन के अंतर्गत एक उच्च अधिकारी के अधीन कर्मचारियों की संख्या 5 या 6 होनी चाहिए। नोट करना, एग्जाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद में उर्विक कहते हैं कि एक उच्च अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी होने चाहिए और एक निम्न कर्मचारी के अधीन 8 या 12 कर्मचारी होने चाहिए। ये नियंत्रण की सीमा बताइए, मतलब इतने कर्मचारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर एक विद्वान है जिसका पीछे नाम आ भी चुका है, ग्रेक यूनस, यही ग्रेक यूनस है,
जिन्होंने कि यहाँ ये इधर ध्यान के विस्तार क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। ग्रेग यूनस कहते हैं कि वास्तविक रूप में एक संगठन के अंतर्गत एक उच्च अधिकारी 5 या 6 कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। तो आप स्वयं देखिएगा इसमें आदर्श संख्या 5 ही आ रही है, 5 या 6 ही आ रही है। तो आदर्श संख्या 5 ही मानी गई है कि एक उच्च अधिकारी 5 कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है। इसके बाद में एक विद्वान और है सर हैमिल्टन, नोट कीजिएगा, सर हैमिल्टन, नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा यहां मैं। सर हैमिल्टन कहते हैं कि वास्तव में किसी भी संगठन के अंतर्गत एक मस्तिष्क 3 से 6 मस्तिष्कों को नियंत्रित रख सकता है। मस्तिष्क मतलब उच्च अधिकारी, एक उच्च अधिकारी 3 से 6 कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है। बस फर्क ये है कि सर हैमिल्टन ये कह दिया है कि किसी भी संगठन के अंतर्गत एक मस्तिष्क मींस एक उच्च अधिकारी, एक मस्तिष्क 3 से 6 मस्तिष्कों को नियंत्रित कर सकता है। अब 3 से 6, इसमें भी 5 की संख्या तो आ ही रही है, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि नियंत्रण की सीमा की जो आदर्श संख्या होगी वो क्या होगी, 5। आदर्श संख्या 5 ही मानी जाती है। अब इसके बाद में फिर मैंने यहां नोट किया है नियंत्रण की यह सीमा नीचे से प्रारंभ होती है। आप ध्यान देंगे, मतलब जो ये नियंत्रण की सीमा नीचे से प्रारंभ होती है, आप स्वयं देखेंगे सबसे नीचे कौन है, कांस्टेबल है, सिपाही है, फिर कौन है, हेड कांस्टेबल, फिर कौन है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर कौन है, इंस्पेक्टर, फिर कौन है, डीएसपी, फिर कौन है, एसपी। ये जिला स्तर का उदाहरण ले रहा हूं मैं। अगर राज्य स्तर का उदाहरण लेंगे तो फिर हमें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, नीचे से तो कांस्टेबल होगा, लेकिन सबसे ऊपर कौन होगा, डीजी होगा। कौन होगा, डीजी, उसके बाद में आईजी, फिर डीआईजी। तो इस तरीके से ये ऊपर पद और बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जिला स्तर का उदाहरण लिया है तो इसके आधार पर आप समझेंगे। नियंत्रण की ये सीमा नीचे से प्रारंभ होती है, इधर से नीचे से प्रारंभ होगी ये नियंत्रण की सीमा, ठीक है भाई, नीचे से प्रारंभ होगी, नीचे से, ठीक है। फिर अगली बात क्या रही, स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है, तो पद सोपान इस प्रकार होगा। अब ध्यान दें आप, स्पान ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण की सीमा की जो संख्या मानी गई वो 5 मानी गई है कि एक उच्च अधिकारी 5 कर्मचारियों का निरीक्षण कर सकता है, 5 कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है, या 5 कर्मचारियों का ध्यान रख सकता है। स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है तो पद सोपान इस प्रकार होगा। अब इसमें देख दोनों बात आ गई, पद सोपान इस प्रकार, तो पद सोपान भी आ गया और नियंत्रण की सीमा भी आ गई। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा ना, पद सोपान एवं नियंत्रण के क्षेत्र में निकट का संबंध होता है। मतलब पद सोपान का सिद्धांत और नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जिस संगठन में पद सोपान होगा वहां पर निश्चित रूप में नियंत्रण की सीमा होगी। अर्थात एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है। तो ध्यान दें, नियंत्रण की यह सीमा नीचे से प्रारंभ होती है, स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है, तो पद सोपान इस प्रकार होगा। तो स्पान ऑफ कंट्रोल कितना माना गया, 5। कैसे, जैसे 1000 कांस्टेबल है तो 1000 कांस्टेबल के ऊपर कितने हेड कांस्टेबल चाहिए, 200। क्यों, क्योंकि स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है। तो आप मान लीजिएगा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितने आ गए, 1000 आ गए ना। मतलब डेफिनेटली जो 200 हेड कांस्टेबल है वो 1000 को नियंत्रित रख सकते हैं। तो एक हेड कांस्टेबल के अधीन कितना आया, केवल 5 कांस्टेबल आए, 5 की संख्या होगी। इससे ऊपर बढ़ेंगे, फिर जब 200 हेड कांस्टेबल है तो इनके लिए असिस्टेंट इंस्पेक्टर कितने चाहिए, 40, क्योंकि स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है। तो इसको 5, तो कितने आ गए, फिर ये 200 आ गए ना। तो इसका मतलब ये है कि 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर होंगे, जो कि एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर 5 हेड कांस्टेबल को नियंत्रित रखेगा। तो संख्या 5 की आ रही है, इससे ऊपर बढ़े। फिर है इंस्पेक्टर। अब चूंकि 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर है तो यहाँ स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है, तो फिर इसके लिए कितने चाहिएंगे, 8 इंस्पेक्टर चाहिए। क्यों, क्योंकि 8 गुना 5 तो 40 हो गए। मतलब एक इंस्पेक्टर 5 असिस्टेंट इंस्पेक्टर को नियंत्रित रखेगा। फिर इसके ऊपर बढ़ते हैं, अब 8 इंस्पेक्टर है तो हमने स्पान ऑफ कंट्रोल 5 माना है, तो इसके लिए डीएसपी कितने चाहिएंगे, 2 चाहिएंगे। और फिर डीएसपी 2 है तो इसके लिए एसपी कितना चाहिएगा, 1 चाहिएगा। क्यों, क्योंकि स्पान ऑफ कंट्रोल 5 माना गया है। यस, तो स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है तो पद सोपान इस प्रकार होगा। फिर मैंने इधर नोट किया है, प्रत्येक 1000 कांस्टेबल पर 200 हेड कांस्टेबल, 40 इधर देखिएगा 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर, 8 इंस्पेक्टर और 2 डीएसपी और 1 एसपी चाहिए।
ये हो गया नियंत्रण की सीमा। फिर से बता रहा हूं, 1000 प्रत्येक 1000 कांस्टेबल पर 200 हेड कांस्टेबल चाहिए, क्योंकि नियंत्रण की सीमा 5 है कि एक उच्च अधिकारी 5 कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। तो यहाँ कांस्टेबल 1000 है, हेड कांस्टेबल 200 हो गए। क्यों? क्योंकि एक हेड कांस्टेबल के अधीन 5 कांस्टेबल होंगे, यही क्रम लगातार होगा। तो फिर से बोल रहा हूं, प्रत्येक 1000 कांस्टेबल पर 200 हेड कांस्टेबल होंगे और 40 क्या होंगे, इधर देखिएगा असिस्टेंट इंस्पेक्टर, और 8 क्या होंगे इंस्पेक्टर, और 2 क्या होंगे डीएसपी, और 1 क्या होगा एसपी। ठीक है, ये चाहिए। तो यही एक प्रकार से नियंत्रण की सीमा होती है। मतलब एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है, कितने कर्मचारियों का निरीक्षण कर सकता है, यह एक उच्च मस्तिष्क कितने निम्न मस्तिष्कों का ध्यान रख सकता है। समझ गए? इसे ही नियंत्रण की सीमा कहा जाता है। तो चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, अगर उस संगठन में पद सोपान है, पदों का क्रम है, तो ये पदों का क्रम है एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, पदों का क्रम है, ये पद सोपान है। तो पद सोपान है, तो पद सोपान जहां पर भी होगा, जिस भी संगठन में पद सोपान होगा, पदों का क्रम होगा, तो वहां पर निश्चित रूप में नियंत्रण की सीमा भी होगी। क्योंकि एक उच्च अधिकारी ये तो हो नहीं सकता कि ये एसपी है, ये डायरेक्ट ही जो ये 1000 कांस्टेबल इनको नियंत्रित रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो फिर ये क्या किया गया है कि एसपी अपने अधीन फिर 2 डीएसपी होंगे, 2 डीएसपी के अधीन कितने होंगे 8 इंस्पेक्टर, इसके अधीन कितने होंगे 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर, इसके अधीन कितने होंगे 200 हेड कांस्टेबल, और 200 के अधीन कितने होंगे 1000 कांस्टेबल होंगे। तो यहाँ नियंत्रण की सीमा होगी, और नियंत्रण की सीमा कितनी होगी 5 होगी। स्पान ऑफ कंट्रोल कि एक उच्च अधिकारी 5 कर्मचारियों का निरीक्षण नियंत्रण रख सकता है, और आदर्श संख्या भी 5 ही मानी जाती है कि एक मस्तिष्क ज्यादा से ज्यादा 5 मस्तिष्कों को नियंत्रित रख सकता है। और जिस संगठन में नियंत्रण की सीमा आदर्श होती है, उस संगठन में गुणवत्ता पाई जाती है, उस संगठन में कार्य सुचारू रूप से किया जाता है। और जिस भी संगठन के अंतर्गत नियंत्रण की जो सीमा होती है वह बहुत ज्यादा होती है, नियंत्रण की सीमा की जो संख्या है मान लीजिएगा हजारों में है, तो डेफिनेटली उस संगठन में गुणवत्ता नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मस्तिष्क मान लीजिएगा एक उच्च अधिकारी है, तो वह 1000 कर्मचारियों को कैसे नियंत्रित रख पाएगा, इसलिए आदर्श संख्या 5 मानी जाती है। ये होगा नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत, जिसमें हमने इसका अर्थ, महत्व और नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए, ये 3 बातें ली है। ये तीनों बातें मुझे पूरा विश्वास है आप ठीक से समझ गए होंगे। बाकी नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत से संबंधित जो शेष बातें तो अगले लेक्चर में आपको समझा दी जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप संगठन के सिद्धांत में नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत, इसका अर्थ, महत्व और सीमा, ये तीनों बातें ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।